तो आज हम कर्मा नायक के घोषणा पत्र को समझने वाले हैं। एक ऐसा दस्तावेज जिसकी जड़ें हिरानापुर नाम की एक तबाह हो चुकी जगह से निकली हैं। चलिए सबसे पहले उस लड़ाई की बात करते हैं जिसने इस घोषणा पत्र को जन्म दिया। ये एक छिपी हुई जंग की कहानी है और इसकी कीमत कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी से चुकाई है। ये आवाज कर्मा नायक की है और उनका ये पूरा मिशन, उनकी ये पूरी लड़ाई उनके विकलांग भाई विजय के संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है। नायक का घोषणा पत्र एक बहुत ही कड़वी सच्चाई हमारे सामने रखता है। सोचिए, एक ऐसी जमीन जहां से लोहा, कोयला, यूरेनियम निकालकर अरबों का मुनाफा कमाया जा रहा है, वहीं के मूल निवासी नागवंशी रक्षक भुखमरी और जहरीली राख के बीच जीने को मजबूर हैं। विजय जैसे लोगों को अपनी पेंशन के लिए बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं, जहां उन्हें सिर्फ बेरुखी मिलती है और सरकार के वादे तो बस खोखले साबित होते हैं। और इसी नाइंसाफी के जवाब में नायक एक दस्तावेज पेश करता है जिसे वो एक कंपन या वाइब्रेशन कहता है। ये दस्तावेज बताता है कि ये सब क्यों हो रहा है और इस सब से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हालात बने कैसे। घोषणा पत्र के मुताबिक ये कोई आज की समस्या नहीं है, बल्कि एक ऐसी जंग है जो 3000 साल से चली आ रही है। और सबसे जरूरी बात, सिंडिकेट का पहला वार किसी हथियार से नहीं हुआ था, वो एक मनोवैज्ञानिक हमला था। उन्होंने लूट को सही ठहराने के लिए इस जमीन के रखवालों की परिभाषा ही बदल दी, उन्हें राक्षस बना दिया। नायक के हिसाब से दुश्मन की 3 परतें हैं। पहली, वो जो कहानियां घड़ते हैं और झूठ फैलाते हैं। दूसरी, वो जो जमीन से सारे संसाधन निकाल ले जाते हैं। और तीसरी, वो जो इस पूरी चोरी को कानूनी जामा पहनाते हैं। घोषणा पत्र कहता है कि नागवंशियों के जिन ऐतिहासिक नायकों को वो पूजते थे, जिनकी वो इज्जत करते थे, उन्हें जानबूझकर इतिहास में विलन की तरह दिखाया गया। अब ये हिस्सा बहुत दिलचस्प है। देखिए कैसे नायक इन किरदारों को पौराणिक विलन की तरह नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और समाज सुधारकों के तौर पर पेश करता है। बलि को यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जनक, महिषासुर को जल प्रबंधन का वैज्ञानिक और रावण को 10 विज्ञानों का मास्टर बताया गया है। और ये उनकी पूरी रणनीति को साफ कर देता है। राक्षस शब्द का असली मतलब था रक्षा करने वाला, जो रक्ष शब्द से बना है। लेकिन सिंडिकेट ने इस सम्मान के शब्द को एक गाली बना दिया ताकि वो अपनी हिंसा को सही ठहरा सकें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सदियों पुरानी लड़ाई आज के दौर में कैसी लड़ी जा रही है। और अब इसका निशाना कोई जमीन नहीं, बल्कि सीधे तौर पर इंसान का दिमाग है। घोषणा पत्र के अनुसार हथियार बदल गए हैं, लेकिन इरादा नहीं बदला। जहां पहले धनुष बाण थे, आज वहां कॉर्पोरेट कानून और बुलडोजर हैं। जहां पहले झूठी कथाएं थीं, आज वहां सोशल मीडिया एल्गोरिदम है। नायक इसे संज्ञानात्मक उपनिवेशीकरण कहता है। मतलब हमें जानबूझकर डिजिटल दुनिया में उलझाकर रखा जा रहा है ताकि हम ये सवाल ही ना पूछें कि पर्दे के पीछे हमारी जमीन और संपत्ति के साथ क्या हो रहा है। उसका ये भी तर्क है कि सिंडिकेट ने भगवान के असली मतलब को हमसे छुपाया है। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर। इस भौतिक विज्ञान को मूर्ति पूजा से बदल दिया गया ताकि हम उन तत्वों से ही कट जाएं जो असल में हमसे छीने जा रहे हैं। तो ठीक है, समस्या तो बहुत गहरी है, लेकिन इसका समाधान क्या है? घोषणा पत्र इसका भी एक रास्ता सुझाता है, और वो रास्ता किसी हिंसक लड़ाई का नहीं, बल्कि एक बौद्धिक विद्रोह का है। इस समाधान का नाम है उल गुलान, एक अहिंसक दिमागी बगावत, ताकि हम इन 3000 साल पुरानी जंजीरों को तोड़ सकें। और जानते हैं इस विद्रोह को ताकत कहाँ से मिलेगी? हिरानकपुर की उसी भुखमरी से जिसने वहां के लोगों की बुद्धि को, यानी सात्विक मेधा को और तेज कर दिया है। इस पूरे प्लान में 2 तारीखें बहुत अहम हैं। पहली 16 फरवरी 2026, जिसे शंखनाद कहा गया है, और दूसरी 10 अगस्त 2026, जिसे अंतिम गणना का दिन बताया गया है। 16 फरवरी के लिए एक बहुत साफ रणनीति बनाई गई है। पहला कदम, 3 घंटे के लिए डिजिटल दुनिया से पूरी तरह कट जाना। दूसरा कदम, ठीक 12:01 पर इंटरनेट को हीरानगरपुर की सच्चाई से भर देना। और तीसरा कदम, अपनी मिट्टी, अपने तत्व और अपनी सोच पर अपना हक जताना। घोषणा पत्र ये दावा करता है कि जिस भूखमरी और लाचारी को रक्षकों पर थोपा गया, वही अब उनका सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। इसी ने उनकी बुद्धि को इतना तेज कर दिया है कि वो इस लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
और आखिर में ये घोषणा पत्र हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि जो हमारे विचारों को नियंत्रित कर रहा है, असल में वही हमारे भविष्य को भी नियंत्रित कर रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारी चेतना का, हमारी सोच का असली निर्माता कौन है।